जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। ललित की गणित पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त और लाइफ चेंजिंग सीरीज रियल टॉक टू रियल अचीवर्स विद ललित व्यास, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं और परिचर्चा करते हैं ऐसे शख्सियत से जिन्होंने सीमित संसाधनों और अनगिनत चुनौतियों के बावजूद भी लगन, मेहनत, जिद और जुनून से अपना मुकाम खुद बनाया है। आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर सूरज भान, जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश सिविल सर्विस एग्जाम में 15वीं रैंक हासिल करके असिस्टेंट डायरेक्टर का प्रतिष्ठित पद हासिल किया है। मिस्टर सूरज भान की कहानी सभी प्रतिभागियों के लिए एक प्रेरणा है। अनगिनत रातों की नींद हराम करके सुबह दोपहर रात पढ़ाई करने तक उनकी कहानी अटूट मेहनत और लगन का सबूत है। तो चलिए आज हम मिस्टर सूरज भान की प्रेरक कहानी में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, मंजिल तो मिल ही जाती है, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, हारा वो है जो लड़ा नहीं है। आज इन्हीं तमाम किंवदंतियों को सत्य करते हुए जिस एक स्टूडेंट ने अपनी नई राह बनाई है, अपनी रेखा खुद खींची है, आज मैं अपने ऐसे छात्र सूरज भान से आपको अवगत कराने जा रहा हूं, जिन्होंने अभी हाल ही में संपन्न हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अपना चयन सुनिश्चित किए हैं और एडी की पोस्ट उनको मिली है। और किस उम्र के हैं, कैसा उनकी जर्नी रही, कैसा उनका पड़ाव रहा, किन कठिनाइयों से होकर वे यहां तक आए हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी कि जो नए छात्र हैं वो किन बातों का ध्यान रखें। और भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत कुछ चर्चा करने के लिए सूरज भान हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और युवा साथी कहां पर गलतियां कर बैठते हैं, उन गलतियों से सीख कर हम कैसे उन गलतियों से पार पा सकते हैं, इस पर भी बात होगी। एक छोटे से जिले टीकमगढ़ से निकलकर भोपाल तक आना, किसान के बेटे का लोक सेवा आयोग का सपना सजोना, और सिर्फ सपना सजोना नहीं, उसको साकार भी करना, ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। कैसे आखिर ये सपना इन्होंने सजोया, कैसे आखिर इन्होंने ये रास्ता चुना, इन सब पर बात करेंगे। हमारे बीच में है सूरज भान जी। नमस्कार। तो सूरज भान जी सर, जैसा कि आप लगभग अभी भी उसी एज ग्रुप में है जिस एज ग्रुप में बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, कैसा रहा आपका सफर, कैसे आप यहां तक पहुंचे और एडी की पोस्ट तक पहुंचते समय आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया? सर, सफ़र में मैं एक छोटे से गांव ग्राम वीरपुरा का निवासी हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा शासकीय विद्यालय में ही प्राप्त हुई है। उसके बाद मैं सरस्वती विद्या मंदिर से मैंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद में सर मैं भोपाल आया। भोपाल में एक्सीलेंस कोचिंग में मैंने कोचिंग की तैयारी की। और इसके साथ में सर मैं जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था तब मैंने कोचिंग ज्वाइन की। और फिर मुझे एक साल पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे पीएससी की तैयारी करनी चाहिए। जब आपका बेस तैयार हो गया? जी सर। यानी कि आपको विषय वस्तुओं की समझ हो गई, उसके बाद आपने ये निर्धारित किया? जी सर मैं मतलब 1-1.5 साल बाद फिर मैंने सोचा कि पीएससी की तैयारी करनी चाहिए। और सर मैं फाइनल ईयर में था ग्रेजुएशन की, और फाइनल ईयर में था तो फिर मैं पीएससी की तरफ मूव कर गया। और जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद जब 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और 2019 में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल था। सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रारंभिक परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की। उसके बाद में सर कोरोना काल था। कोरोना काल के बाद में मुख्य परीक्षा हुई और मैं अपनी उम्मीदों के अनुसार उसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया और मुझे असफलता हाथ लगी। मैंने पुनः अपने आप को एकजुट किया और फिर 2020 की राज्य सेवा परीक्षा फिर से दी। सर मैंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की और मैं साक्षात्कार में शामिल हुआ। यानी दूसरे ही अटेम्प्ट में आप साक्षात्कार में शामिल हो गए? जी सर। बड़ी उपलब्धि थी। और सर किसी कारणवश मैं साक्षात्कार की आवश्यकताओं के अनुरूप
अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पुनः सर असफलता हाथ लगी। फिर मैं फिर मतलब से बात बिल्कुल वैसी ही है कि जैसे सांप सीढ़ी खेलते समय हम 99 पे जाते हैं और वहां पर एक सांप हमें मिलता है और फिर 0 से शुरुआत करते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, राज्य सेवा आयोग हो या फिर यूपीएससी की हम लोग बात करें तो उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि एक सांप 99 में बैठा होता है, जी जी है ना, उससे बचना होता है, नहीं तो फिर आपको वही 0 से स्टार्ट करना है, वही प्रीलिम्स, वही मेंस और फिर इंटरव्यू। जी कंटिन्यू कर सकते हैं। और सर उसके बाद फिर मैंने अपने आप को पुनः एकजुट किया, क्योंकि कई सारे असफलताएं हो चुकी थी और धैर्य टूट रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने धैर्य को एकत्रित किया, अपनी हिम्मत को एकत्रित किया और पुनः फिर मैंने राज्य सेवा परीक्षा दी। सर इस बार मैंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की। ये आपका तीसरा अटेम्प्ट? जी सर, तीसरा अटेम्प्ट था सर। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की और सर इस बार मैं साक्षात के अनुरूप अपना परफॉर्मेंस कर पाया और अंततः फिर ये मैं सफल हो गया। मतलब बात यही है कि वर्षों का संघर्ष खूबसूरत तरीके से सफलता के रूप में आपसे टकराएगा। सिगमंड फ्रायड ने कही थी ये बात और वो आप पर पूरी तरह से लागू होती। अच्छा, बातों बातों में आपसे ये मुझे जानकारी मिली थी जब हम आपसे बात कर रहे थे कि जब आप तैयारी करने आए थे तो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि मुझे किसकी तैयारी करनी है किसकी नहीं। आप लगे रहे, विषय वस्तुओं पर फोकस किया, धीरे धीरे विषयों की समझ बढ़ी, प्रतियोगिताओं की तरफ रुझान गया और आपको ये पता होने लगा कि किन परीक्षाओं के लिए क्या जरूरी होता है। जी सर। इसी बीच में आपने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि आपका कोई मित्र था या आपके साथ में पढ़ने वाला, उसका सिलेक्शन उसी टाइम पे हुआ था। जी सर। तो ये जो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये भी थोड़ा सा बच्चों को, अच्छा ये ऑफलाइन में ही संभव है क्या? ये ऑनलाइन दुनिया में संभव है क्या? नहीं सर। कि जो आपके बगल की चेयर में बैठा है और वो कल के दिन अधिकारी बन करके निकल जाता है, फिर वो जो प्रेरणा, अभिप्रेरणा मिलती है, स्वप्रेरणा मिलती है, जो सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, क्या वो सेल्फ मोटिवेशन किसी वर्चुअल मोटिवेशन के साथ कोई मुकाबला हो सकता है उसका? सर ये बात आपकी सत्य है, क्योंकि जब हम साथी थे तो उसके बाद में अगर उनका सिलेक्शन हुआ, हम देखते थे कि किस प्रकार से वो किस दिशा में जा रहे हैं, किस प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अगर उनका अंततः सिलेक्शन हुआ तो हम लोगों में हिम्मत एकत्रित हुई कि हमारे बीच से ही लड़का निकल के गया है, लड़का गया है और भैया कर सकते हैं तो हम लोग भी प्रयास करेंगे, हम लोग भी करेंगे। अंततः फिर हम लोगों ने भी उसी दिशा में बात बिल्कुल वही है कि उनके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, वो भी वही सारे काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जी बिल्कुल। ये जो सेल्फ मोटिवेशन है, इस सेल्फ मोटिवेशन का मुकाबला क्या जो रील्स और शॉर्ट्स में मोटिवेशन चलते हैं वो कर सकते हैं क्या? सर इस बात के लिए मुझे ये रहेगा कि अगर हम आसपास का जो सराउंडिंग वातावरण है जी सर, अगर हम सराउंडिंग वातावरण में रहते हैं सर, हम एक दूसरे को देखते हैं और उसके अनुसार, क्योंकि अब देखिए मेरे ग्रुप में लगभग जो मेरा 8-10 लोगों का ग्रुप था, तो उन लोगों में से हमारा जो वातावरण था, हम साथ में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते थे, साथ में हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करते थे और लगभग उसमें से 60 से 70% बच्चे जो हैं वो मुख्य परीक्षा में सफल हुए। उसके बाद अंततः फाइनल सिलेक्शन में भी मेरे कुछ साथी साथ में ही गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वातावरण का प्रभाव जो है हमारे अध्ययन पर पड़ता है, हमेशा पड़ता है। संगति का असर पड़ता है। जी बिल्कुल सर। तो एक चीज देखने को आती है सूरज जी कि आमतौर पर मध्य प्रदेश का बच्चा अगर राज्य सेवा आयोग में जाना चाहता है तो सबसे पहले प्रीलिम्स की तैयारी करता है। जी। प्रीलिम्स में वो वर्षों खर्च कर देता है। जी सर। हो भी जाता है उसका प्रीलिम्स में सिलेक्शन। जी सर। प्रीलिम्स के सिलेक्शन के बाद वो और उसके घर वाले या उसके परिचित खूब सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे लगता है मानो वो डिप्टी कलेक्टर ही बन गया हो आज ही। और उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए 2 महीने 3 महीने या 4 महीने ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। कुछ विसंगति हुई, अनियमितता हुई तो 7-8 महीने मिल जाते हैं। क्या प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी हो सकती है या मुख्य परीक्षा को ही पहले फ्रेम में या फोकस में रखना चाहिए? ये जरूर बच्चों को बताएं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लोक सेवा आयोग की जो राज्य सेवा परीक्षा है एक बड़ी परीक्षा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए अगर हम इस मैदान में कूदे हैं तो हम अपने सशस्त्र जो हैं शस्त्र हैं वो पूर्णतः तैयार रखें।
और अगर ऐसा लगता है कि जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो मुख्य परीक्षा से काफ़ी कम है और मुख्य परीक्षा का सिलेबस जो है वो काफ़ी बृहद रूप में है, और मुख्य प्रारंभिक परीक्षा जो है वो एक प्रारंभिक स्तर पर हमको लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल बनाती है, और जबकि आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर मुख्य परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी तैयारी जो है ना उस पहले से ही की जानी चाहिए, ताकि जब मुख्य परीक्षा की तैयारी हो जाए और उसके साथ में जब प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा का जो एक कॉम्बो होता है दोनों साथ में चलते रहें। अच्छा, मुख्य परीक्षा की अगर सिर्फ अपन मुख्य परीक्षा में फोकस करें जी, तो क्या मुख्य परीक्षा की तैयारी करते समय प्रारंभिक परीक्षा का कितना हिस्सा तैयार हो जाता है? और सर मुझे ऐसा लगता है कि 50 से 60% जो हिस्सा है वो तैयार हो जाता है, वो मुख्य परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा का मुख्य परीक्षा के साथ तैयार हो जाता है, साथ तैयार हो जाता अब उसमें जो कुछ परसेंट बचता है वो क्या क्या बचता है वो भी बताते चले। जैसे कि सर करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स हो गया, और जैसे कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन उसका स्टैटिकल जीके अलग होता है जी, वही, और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हाँ, है हाँ। जो कि मुख्य परीक्षा में अधिकांशतः क्या है कि एनालिटिक परीक्षा है, लिखित परीक्षा है, तो हम जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उन पर हम मुख्य फोकस नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे फैक्ट हैं उन पर जो प्योर स्टैटिक है जी, प्योर फैक्चुअल, हाँ, तो उन पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं, और हमें ऐसा करना चाहिए कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा जो है उसे हम एक साथ तैयार करना, पैरेलल तैयार करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों अभिन्न ना होकर एक ही हैं जी। मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में पास हो भी जाते तो आपके पास इतना समय बचता नहीं कि आप इतने वास्ट सिलेबस को मुख्य परीक्षा को एग्जाम के ड्यूरेशन तक तैयार कर लें, और अगर आप पहले से ये शस्त्र तैयार रखते हैं तो उस युद्ध में जब आप पहुंचेंगे तो आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा, और आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर रहेगा। जब आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं जी, कई बच्चे केवल इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं जी, साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए क्या ये नहीं लगता कि हमने जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करी थी और जो हमारा बिहेवियर था, जो हमारी पर्सनालिटी थी, वही हमें वहां तक लेकर के जाती है? क्या केवल उन कुछ महीनों में, एक आध महीनों के अंदर ही साक्षात्कार की तैयारी होती है, या ड्यूरिंग टू दैट इसके साथ ही वो चलता है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो साक्षात्कार है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, हाँ, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व है उसका परीक्षण है, और मुझे ऐसा लगता है कि सर व्यक्तित्व को बगैर एक महीने में तो नहीं बदला, मॉडिफाई नहीं कर सकते जी, बिल्कुल, जो है सो है, जो है तो है। हमें साक्षात्कार में सिर्फ इतना करना होता है कि आपका जो मूल व्यक्तित्व है उसे बोर्ड के सामने परोसना होता है, मूल व्यक्तित्व को संजीदगी के साथ सर हमें अपने मूल व्यक्तित्व को वहाँ पर प्रस्तुत करना होता है कि ये मेरा मूल व्यक्तित्व है, मुझ में एक लोक सेवक बनने के जो गुण हैं वो मौजूद हैं, और यही आपकी सादगी जो इंटरव्यू पैनल है उसे पसंद आती है। बहुत प्रैक्टिकल होने से बचना है और बहुत आदर्शवादी होने से बचना है, रियलिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। ये है कि आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होना है, और व्यक्तित्व एक महीने में नहीं बदला जा सकता है, इसलिए अपनी भाषा शैली का ध्यान रखा जा सकता है। जैसे कुछ चीज़ें जो हैं इंटरव्यू में की जा सकती हैं इंटरव्यू के तैयारी के लिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर है, जो वर्तमान में जो मुद्दे हैं उन समसामयिकी मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया जा सकता है। हमारी भाषा शैली उस पर ध्यान दिया जा सकता है, टोन पिच के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है सर। मतलब हम जो अदर थिंग हैं, गेस्चर पोस्चर, बैठने का तरीका, वहाँ प्रस्तुत होने का तरीका, तो सर हम ये सीख सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि साक्षात्कार के माध्यम से हम अपना जो मूल व्यक्तित्व है वो बदल देते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मूल व्यक्तित्व बना रहे, इसके साथ में जो उसकी आवश्यक चीज़ें हैं जैसे कि भाषा शैली और हमारा जो उठने बैठने का तरीका है, वार्तालाप करने का तरीका है, संवाद
का तरीका है, जो आई कांटेक्ट है, ये सब चीज़ें में काफ़ी गुणात्मक सुधार करके हम अपने साक्षात्कार को और दुरुस्त कर गुणवत्तापूर्ण सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। सरस्वती शिशु मंदिर का क्या रोल था आपके यहाँ तक पहुँचने में? सर मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती की नींव अनुशासन पर रखी गई है, और सरस्वती का अनुशासन ही मुझे अपनी असफलता, जो मुझे धैर्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण रहा, मेरे संघर्ष के समय में वो अनुशासन बना रहा, और एवं साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा में कहीं ना कहीं मेरे जीवन को सार्थक बनाने में जो उस अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है वो सराहनीय है। और साथ ही आपकी जो भाषा शैली है वो सरस्वती शिशु मंदिर की ही देन कह सकते हैं जी हम। सर। और आपकी सादगी भी। जी सर, थैंक यू सर। और अभी हम लोग बात कर रहे थे तो आपने कहा कि ये जो मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की जो परीक्षा है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, ये 3 साल या 4 साल में एक ऐसा साइकिल आता है कि इसका सिलेबस चेंज हो जाता है। जी सर। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं इसके साथ तालमेल बैठाने में थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं। जी सर। नयों के लिए तो सब नया होता है। जी सर। तो मुझे जहां तक प्रतीत होता है ये एक रूपता बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। जी जी। तो जैसे बहुत से आपके दोस्त भी होंगे, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे तैयारी करने आते हैं और उनको कहीं ना कहीं से दिमाग में एक बात है कि इसके लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा, और उस लंबे टाइम में वो इतने आलसी हो जाते हैं कि 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट पर, क्योंकि इसमें लिमिट तो है नहीं मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में, तो उनके अटेम्प्ट बढ़ते चले जाते हैं। एक समय के बाद उनकी अच्छी तैयारी होती है और सिलेबस चेंज हो जाता है, फिर वो प्रारंभिक तैयारी करने में जुट जाते हैं। ये बात ठीक है कि 70% 75% सिलेबस वही रहता है, लेकिन 25% भी माइंडसेट तो बदलना पड़ता है ना। जी जी। तो ये क्या सलाह देंगे अपने दोस्तों को आप लोग कि फर्स्ट अटेम्प्ट को ही लास्ट अटेम्प्ट मान करके पढ़ें, और बहुत ज़्यादा ये ना माने कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है? तो इस पर भी आपकी प्रैक्टिकल राय में। सर मुझे ऐसा लगता है इस पर कि जैसे कि जब हम अध्ययन करते हैं तो हम जो अध्ययन में हम अपने बैठते हैं, जैसे कि कई बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं, कई बच्चे होम स्टडी करते हैं, तो हम सर क्या होता है कि हम मोबाइल साथ में लेकर बैठते हैं। तो अगर हम 5 मिनट, सबसे मूल बात ये है कि आप बैठे हैं, आप अध्ययन करने बैठे हैं, लेकिन आप मूल रूप से मानसिक रूप से कितने समय तक पुस्तकों के साथ बैठे हैं? मतलब तन से भी और मन से भी। ये दो बात इंपॉर्टेंट है। दोनों बातें हैं कि आप कि तन तो है वहां, लेकिन मन कहीं और है आपका। तो ये महत्वपूर्ण रहता है कि सर आप वहां पर बैठें, लेकिन आपका मन भी वहां हो। मन भी वहां हो। मैं इसके लिए मैं प्रैक्टिकली ये करता था कि कहीं ना कहीं, जैसे कि शुरुआत में बच्चे करते हैं कि कहीं बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, रील्स देख रहे हैं, थोड़ा 5 मिनट बाद 10 मिनट पढ़ा, फिर मोबाइल चलाने लगे, 20 मिनट पढ़ा, फिर मोबाइल चलाने लगे। तो इससे क्या होता है सर कि जो गुणवत्तापूर्ण जो आपका अध्ययन है वो नहीं हो पाता है। मतलब कि आपने 12 घंटे पढ़ा और लास्ट में हासिल क्या मिला? आपकी प्रोडक्टिविटी अगर देखी जाए तो 4 घंटे भी नहीं होती है। और वही ऐसा किया जा सकता है जो कि मैं स्वयं करता था कि मैं टाइमर सेट करता था, जैसे कि 2 घंटे का टाइमर लगा लिया, या फिर अपनी जो लिमिट कैपेसिटी के अनुसार अपना टाइमर लगा सकते हैं कि 2 घंटे का टाइमर लगा लिया, 1 घंटे का टाइमर लगा लिया, और ये सोच लिया कि अब इस 1 घंटे में ना तो हम मोबाइल चलाएंगे, ना कुछ करेंगे, ना कोई चिंतन करेंगे अन्य चीजों का। ओवर थिंकिंग भी आपके लिए डैमेज कर सकती है आपको। तो हमें अपना पूरे तरीके से आपकी पुस्तकों में लीन होना है वहाँ। कंटेंट मतलब सिर्फ ये, हाँ, सिर्फ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी मतलब पॉलिटी, है ना। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो फिर ज्योग्राफी नहीं सोचनी है। जी जी हाँ जी जी। तो सर हमें पूरी तरीके से इसमें लीन होना पड़ता है। और अगर आप ये प्रोडक्टिविटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 6 घंटे भी पढ़ेंगे इस प्रोसेस को अपनाने के साथ में, आप यकीन मानिए आपकी जो पढ़ाई की गुणवत्ता है वो कम से कम 12 से 14 घंटे के बराबर होगी। क्या बात है। मतलब ये जो कंसंट्रेशन और एकाग्रता के साथ पढ़ाई है, जी सर, ये 4 घंटे की भी पढ़ाई 6 घंटे के बराबर होगी। बिल्कुल सर।
तो ये चमत्कार होता है। जी बिल्कुल सर। और बाकी बचे हुए समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं, अन्य जगह भी सदुपयोग कर सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि एक दिमाग की एक सीमा होती है। हाँ, यही मैं पूछने वाला था, कैसे बांटें अपने आप को कि ये हमारी पढ़ाई के लिए होना चाहिए, ये हमारा दोस्तों के लिए होना चाहिए, ये हमारा घर वालों के लिए होना चाहिए। क्योंकि आप जिस उम्र में हैं जी, उस उम्र में बहुत सारी थॉट प्रोसेस का आना बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है, जी सर। और वो होना चाहिए। उन सभी थॉट प्रोसेस को लेकर संतुलन बनाना, ये आपकी जीत तय करती है और ये आपको दूसरों से अलग करती है। ये कैसे आपके उम्र के बच्चे इससे कैसे इजाद पाएं, इसके साथ कैसे तालमेल बैठाएं? और सर मेरा मानना ये है कि पुट योर पर्पस बिहाइंड योर इमोशंस। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका मूल उद्देश्य जो है उसे लक्ष्य पहले है। हाँ, जो आपने जो लक्ष्य बनाया है उसे हम पहले रखें। जैसे कि मैं भोपाल आया हूँ, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, तो हमने भैया 8 घंटे पढ़ लिया है। मैंने अपना जो मेरा जो मूल लक्ष्य था, जितनी क्षमता थी, आज जितनी की क्षमता थी वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। हाँ। अब आपका शेष समय बचा है। हाँ, हाँ। आप अपने मित्रों को दें। आप अगर आप ज्यादा सोते हो तो आप सोएं, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने क्या, आप शाम को ये देखें कि क्या मैंने आज अपना गुणवत्तापूर्ण पूरा समय दिया है या नहीं। अगर नहीं दिया है तो आप दें। और अगर आपने दिया है तो आप अपने समय का जिस प्रकार से सदुपयोग करना चाहते हैं करें। बस उसे अपने ऊपर हावी ना होने हावी केवल लक्ष्य होना चाहिए। जी। मतलब जिंदगी जिए, लेकिन उस जिंदगी जीने को जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है उसको हावी नहीं होने देना है। बड़ी बात है ये। और ये सब हाँ, जैसे आपके मित्र बनते हैं जी, आपके संपर्क में कई लोग आते हैं, जी जी, उनके बर्थडे पार्टी होती है तो जाहिर सी बात है, आपकी बर्थडे पार्टी हुई तो आपका सेलिब्रेट किया उन्होंने, तो अब आपका दायित्व बनता है कि उनका बर्थडे पार्टी हुआ तो उनका सेलिब्रेट होना चाहिए। तो ये एक चेन बन जाती है, मैंने देखा जी। और इसका बहुत बड़ा नुकसान होते देखा मैंने। ये जब चेन बनती है और सबके अपने अपने दायित्व होते हैं, ये थोड़ा सा इसके विषय में आप बताइए, आपको भी इसका सामना करना पड़ा होगा। जी जरूर रूप से। मेरे मित्रों के साथ भी मैं बर्थडे पार्टी में गया हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता था कि मान लीजिए मेरे किसी मित्र का जन्मदिन है, हाँ, उस दिन मैं गया हूँ, अगर मैंने दिन भर अपना जो मेरी समय सीमा थी, जो टारगेट था उसके अनुसार मैंने परफॉर्मेंस नहीं किया है, या फिर उतना नहीं पढ़ा है, तो अगर मैं 12 बजे भी पार्टी से लौट के आ रहा हूँ तो मैं 12 से 4 तक बैठता था, पूरा करता था, पूरा करके जाता था। कि मतलब मुझे अपनी जो समय सीमा है उसके अनुसार ये करना है। ये मतलब लगभग मेरी कोशिश तो यही रहती थी। अब उसके अनुसार, अब हो सकता है आप ज़्यादा थके हों या कुछ और हो, तो सबकी अपनी अपनी होता है, तो सर हो सकता है उसको मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना पड़ता है, तो आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं। मतलब कुल मिला करके मतलब आपका जो लक्ष्य है, अगर आप उस दिन पूरा नहीं कर पाए तो आप दूसरे दिन करें। मतलब दोस्ती यारी निभाई जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, लेकिन लिमिट में और अपने लक्ष्य के अनुरूप रह करके। चलिए, तो एक सबसे सार्थक सवाल, प्रैक्टिकल जवाब चाहूंगा आपसे, सफलता क्या है? जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हो सकता है कि किसी का लक्ष्य एग्जाम को लेकर है, किसी का लक्ष्य किसी और चीज़ को लेकर है। अगर हमें जो वो चीज़ प्राप्त होती है तो मैं इस चीज़ को सफलता के रूप में मान सकता हूँ, देख सकता हूँ। हो सकता है जैसे कि मैं हूँ, मेरा लक्ष्य था MPPSC राज्य सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करना। अगर मैं इसमें सफल हुआ हूँ तो ये मेरे लिए सफलता है। हाँ। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ये किसी और देखने वाले के लिए सफलता हो। मतलब सबकी कसौटी अलग है, सबके लिए सफलता के पैरामीटर अलग होते हैं। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। संघर्ष क्या है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और उसके बीच में कई जो चुनौतियां आती हैं, कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कई सारी बाधाएं आती हैं आपके लक्ष्य को जो रोकती हैं उन्हें पूर्ण करने से। तो मुझे ये लगता है कि ये सब संघर्ष है, और यही संघर्ष जो है वो हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण भी है और यादगार भी है। हाँ। क्योंकि जो मजा संघर्ष का है वो सफलता का नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जीवन में जब गाथाएं सुनाई जाएंगी तो सफलता की नहीं सुनाई जाएंगी, संघर्ष की सुनाई जाएंगी। तो संघर्ष महत्वपूर्ण है सफलता के लिए। बहुत बढ़िया। मतलब सफल होना है तो संघर्षशील होना ही पड़ेगा। अगर आप जीवन में कुछ उपलब्धि चाहते हैं, आप सफलता चाहते हैं, तो आपके जीवन में निश्चित यकीन मानिए कि जो भी व्यक्ति सफल हुआ है उसके जीवन में संघर्ष अवश्य रहा होगा। बिना संघर्ष के सफलता मिल ही नहीं सकती, नामुमकिन है। कैसे पता चले कि संघर्ष सही दिशा में हो रहा है या नहीं? सर, जैसे कि हम कोई लक्ष्य लेते हैं, उस लक्ष्य की ओर हम धीरे धीरे क्रमागत रूप से, गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते जाते हैं। और जैसे कि लगता है कि जैसे कि राज्य सेवा परीक्षा की बात की जाए, राज्य सेवा परीक्षा में जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, साक्षात्कार है, और अगर हमारी दिशा सही है तो हम प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, हम मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे, हम मुख्य परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हम हमारे जीवन में और हमारी जो उपलब्धि है या फिर हमारे जो कौशल है उसमें गुणात्मक परिवर्तन जो होता है दिन पे दिन, वो हमारी सफलता की दिशा निर्धारित करता है। क्योंकि अगर आप, सीधी सी बात ये है कि आप किसी भी चीज या आप उस दिशा में चल रहे हैं, आप जिस स्टार्ट से शुरुआत कर रहे हैं, आप शून्य से शुरुआत कर रहे हैं, तो आप घूम के शून्य पे ना आए, यही सही दिशा है। आप आगे बढ़ते रहें गुणात्मक। इसका आकलन कैसे हो? कब बच्चों को ये पता चले कि हमने जो रास्ता चुना है यार गलत चुन लिया है, हमें रास्ता बदलने की जरूरत है? मतलब मैं ये देखता हूं कि लक्ष्य चुनते समय दो प्रकार से लक्ष्य चुनते हैं। जो मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया इस पर, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि एक लक्ष्य स्वाभाविक होता है जी, और एक लक्ष्य प्रभाविक होता है जी। मतलब एक अपने स्वभाव से हम लक्ष्य चुनते हैं और एक किसी के प्रभाव में और सिर्फ प्रभाव में आकर प्रभाव में ऐसे आकर कि मैंने देखा कि सूरज लाल बत्ती से हूटर मारता हुआ हमारे तरफ से निकला जी। अब जब सूरज आया तो हमारे साथ वाले सब खड़े होकर सूरज को सैल्यूट करने लगे जी। अब हमारे मन में आया आपका ऑरा देख करके कि सूरज लाल बत्ती से निकल रहा है। अब हमने मान लिया कि नहीं यार मुझे भी सूरज बनना है। अब जब मैं सूरज बनने की ठानूंगा और उस रास्ते पर चलूंगा तो ये प्रभाव है, मैंने प्रभाव से लक्ष्य का चयन किया। जी। और एक ये होता है कि नहीं मुझे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, मैं उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सकता हूं, इस वजह से मुझे राज्य लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो ये हमारा स्वभाव से बनाया गया लक्ष्य है। मैं इन दोनों के अंतर के बारे में ही आपसे बात करना चाह रहा हूं कि जो स्वभाव से बनाया गया लक्ष्य है और जो प्रभाव से बनाया गया लक्ष्य है, मेहनत तो दोनों करते हैं। जी है ना जी। कभी ये निर्धारित करें और ये कठिन निर्णय लें कि यार गलत हो गया हमसे, हमने ये स्वभाव से निर्णय नहीं लिया, हमने ये प्रभाव से निर्णय ले लिया और ये सही वक्त है कि अभी हमें इसको रोक देना चाहिए, हमसे नहीं हो पा रहा है ये जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भी देखा होगा आपके पास, आपके ही सर्कल में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो स्वाभाविक तौर पर तैयारी करते हैं और आपको भी लगता है नहीं यार इससे होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें देते होंगे लेकिन आपको देखकर ही भाप जाते होंगे नहीं यार ये किसी न किसी प्रभाव से ये लक्ष्य बना करके आया है। बस इस पर हम आपकी टिप्पणी चाहते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्वभाव और प्रभाव का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए हाँ, तो सफलता की जो राह है आसान हो जाएगी, वो आसान हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आपका पढ़ना आपका स्वभाव है। हाँ, लेकिन आप कहीं से मोटिवेट भी होते हैं, तो दोनों मिक्स हो गए। हाँ। तो आप स्वभावतः आप अध्ययन करते हैं, हाँ। आपको अध्ययन करना अच्छा लगता है, लेकिन आपको अभी प्रेरणा भी मिली है कि ऐसा हम हो सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसा हमने देखा है। तो अगर हम अपने स्वभाव में और गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे तो ये तो स्वभाव का सकारात्मक पक्ष हो गया। मतलब स्वभाव ने प्रभाव को देखा, प्रेरित हुआ तो हाँ। लक्ष्य और जल्दी उसको अचीव हो जाएगा। मैं बात करना चाह रहा था कि जो केवल प्रभाव से आप लक्ष्य चुनते हैं। सर मुझे
आ रहा है सर। थोड़ा और आगे आ जाओ मेरी तरफ। अब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो मैं बात कर रहा था कि जो प्रभाव से प्रेरित होकर के लक्ष्य बनाए हैं जी, स्वभाव उनके अनुकूल नहीं है। जी, केवल और केवल किसी की ऑरा से प्रभावित होकर के उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है कि सूरजभान मेरा मित्र है, लाल बत्ती से आ रहा है और मुझे भी सूरजभान बनना है। हमारे स्वभाव में नहीं है वो चीजें, उसके बावजूद भी क्योंकि सूरजभान का ऑरा मैंने देखा और मैंने सूरजभान से प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, वो हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है और मैं चल पड़ा। कब हमें ये पता चलेगा कि ये तो मैंने अपने स्वभाव के प्रतिकूल काम कर लिया? इस पर हम आपकी राय जानते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी क्षमताओं का भली भांति आकलन कर लें। हाँ, इसके अनुसार ही लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। या फिर ऐसा जिस प्रकार हमें लगे कि अगर हम किसी भी तैयारी में जा रहे हैं, जैसे कि हम राज्य सेवा परीक्षा में जा रहे हैं, एसएससी में जा रहे हैं या अन्य राजकीय एग्जामों में किसी में भी जा रहे हैं, तो हम उसकी भांति हम अपनी क्षमताओं का भली भांति आकलन कर लें। या फिर हम ये देखें कि मैं कितना जुझारूपन से इस एग्जाम के लिए जा सकता हूँ। यदि आप सिर्फ प्रभावित होके सिर्फ लक्ष्य का निर्धारण करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। वो क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आप प्रभावित तो हैं लेकिन आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपके स्वभाव में है ही नहीं वो। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप प्रभावित हुए बिना रह सकते हैं? सर मुझे ऐसा नहीं लग सकता है कि प्रभावित हुए बिना कोई व्यक्ति रह सकता है, लेकिन उसका एक निश्चित जैसे कि अंशदान टाइप का हो सकता है कि आपके स्वभाव है, स्वभाव के साथ में कुछ प्रभाव भी होता है, तो प्रभाव से ही प्रेरणा मिलती है। लेकिन प्रेरणा जब मिलती है तो वो हमें मेहनत और संघर्ष के लिए आगे बढ़ाती है। तो अगर हम प्रेरणा है तो उसके बाद में हम सही दिशा में संघर्ष की ओर जाएं, मेहनत की ओर जाएं, ना कि लोगों को प्रभावित करने के लिए जाएं, क्योंकि ये हमारा जीवन है। अगर हम लोगों को प्रभावित ही करना चाहते हैं तो 1 साल कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, 3 साल कर लेंगे, उसके बाद तो लोग पूछेंगे और जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हम जो भी निर्णय लें अपने जीवन में सोच समझ कर लें कि मुझे ये करना है, और अगर चाहे वो स्वभाव से लिया हो या प्रभाव से लिया हो, लेकिन यदि हम मेहनत करेंगे, न्याय करेंगे उसके साथ में, तो हमें सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप न्याय नहीं करते हैं तो असफलता ही आपका दरवाजा खटखटाएगी, सफलता नहीं खटखटाएगी। अच्छा सूरज, आपने सभी सवालों के बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए जी। सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए क्या छात्रों को कोचिंग लेना जरूरी है? निष्पक्ष होकर के बात करिएगा, ये नहीं कि मैं आपके सामने बैठा हूं, एक निष्पक्षता से मैं जवाब चाहता हूं। सर मुझे ऐसा लगता है कि एक सिविल सर्विस एग्जाम के लिए एक सही दिशा की आवश्यकता होती है, सही दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है। जैसे कि कुछ विद्यार्थियों को मैं जानता हूं, ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो बिना किसी कोचिंग संस्थान में जाए बिना भी सिविल सेवा का एग्जाम क्रैक किया है। कुछ अन्य विद्यार्थी भी हैं जो कि कोचिंग संस्थान में जाते हैं, उसके बाद क्रैक करते हैं। तो वो एक सही दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। यदि आप बिना कोचिंग संस्थान में जाए, आपका कोई ऐसा सगा संबंधी है जिसको अनुभव है, कहने का मतलब यही है कि आपको गाइडेंस की जरूरत एटलीस्ट पड़ेगी, चाहे आपको कोचिंग में से लो या फिर आप किसी सहगिर्द में से कहीं और से लीजिए, आपको गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसी में एक और सवाल है कि कोचिंग का चुनाव करते समय बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल निष्पक्षता से जवाब देना है आपको। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो उनका जो वहाँ का जो रंग रोगन है, मतलब जो बड़ी सजावट या डेकोरेशन, इन सब में भ्रमित होकर जो हमारे जो मूल जो शिक्षक हैं, हमें देखना चाहिए कि हमारे जो शिक्षक हैं उनके अनुसार जो उनकी योग्यता है उसे देखें, हमारे वहाँ का सराउंडिंग वातावरण देखें,
है ना। और वहाँ के बच्चे से तो खैर जैसे बच्चे होंगे वैसे शिक्षक को अपने अनुसार परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक क्लास का जो माहौल है वो बच्चे तैयार करते हैं। अगर बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो एक शिक्षक भी प्रेरित क्योंकि होगा पढ़ाने के लिए। आजकल ये इंडस्ट्री बन गई है जी। इस इंडस्ट्री में भ्रामकता बहुत अधिक फैल गई। इस भ्रामकता में बच्चों को सही संस्थान का चुनाव करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तैयारी करने वाले छात्रों के लिए क्या चुनौतियां होती हैं? सर, तैयारी करने वाले छात्रों के लिए चुनौतियों में जैसे कि मैं अपनी चुनौती बताता हूँ। हाँ। और क्योंकि मैं भी एक छात्र ही रहा हूँ, अभी भी विगत छात्री जीवन में हूँ। अभी छात्री हैं, बिल्कुल। हाँ। तो जैसे कि कई चुनौती आती है, जैसे कि किसी को, जैसे कि मैं हूँ, मुझे कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं, उनका सामना करना पड़ा है। और उसके बाद में जैसे कि महिलाएं हैं या फिर जो छात्राएं हैं, उनकी एक अलग समस्याएं होती हैं। उनको परिवार का दबाव होता है कि बेटी उम्र हो रही है, शादी कर लो। ये वाली भी कई चुनौतियां होती हैं। कई बार ये होता है कि हम 1-2 बार असफल हुए तो फिर घर वालों का दबाव आ जाता है कि कब तक करोगे। और ये प्रेशर जब आता है तो आदमी फिर बिखरने लगता है, फिर डिमोटिवेट हो जाता है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। कितना वक्त सफिशिएंट होता है आयोग की तैयारी के लिए? सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो मैंने इससे पूर्व जो बताया है कि अगर टाइमर लगा के आप करते हैं तो 1 से 1.5 साल मैक्सिमम, हाँ, मतलब इतना समय तो लगेगा, सफिशिएंट है। 1 से 1.5 साल समय, मतलब जो आपका सिलेबस है, जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, और इसे कंप्लीट करने में कम से कम अगर आप लगातार 8 घंटे जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से आप अध्ययन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो लोक सेवा आयोग का है 90 से 95% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यदि आप जैसे कि फिर उसके बाद प्रोसेस का जो राज्य सेवा की जो विगत 1 वर्ष की जो प्रोसेस होती है, फिर उसके लिए आप तैयार हो जाते हैं। आमतौर पर क्या गलतियां कर बैठते हैं तैयारी करने वाले आपके युवा साथी? सर, सबसे बड़ी जो जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि ये समस्या है कि हम किसी भी चीज़ को शुरुआत करते हैं और कई सारे भटकाव जो होते हैं वो जीवन में, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मेरा मन था कि अब मैं राज्य सेवा परीक्षा दूंगा। अब मेरा प्रारंभिक परीक्षा में चयन नहीं हुआ। अब मैंने सोचा कि अब मैं कोई अन्य परीक्षा दूंगा। उसके बाद में फिर मैं जो भटकाव, अब मैं रेलवे दूंगा, अब मैं ये दूंगा। तो ये भटकाव जो है ये सबसे बड़ी चुनौती है। यदि आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, आप पहले से तय कर लीजिए कि मुझे किस दिशा में जाना है। यदि मुझे राज्य की परीक्षाओं के लिए तैयारी करना है तो उनके लिए करें, राज्य सेवा के लिए करना उनके लिए करें, लोक सेवा के लिए करना है उनके लिए करें। लेकिन बीच बीच में हम जो गिव अप कर देते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और फिर शुरू करते हैं क्योंकि आप वो है ना कि आप हर जगह गड्ढे खोद रहे हैं, ना कि आप एक जगह ही उतने सारे प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। छोटे छोटे लक्ष्य कैसे सेट करें? सर, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं, जैसे मेरा आज है, आज का मैंने टारगेट लिया है कि आज मुझे इतना पढ़ना है, ये करना है, ये मेरा लक्ष्य है। यदि आप वो लक्ष्य पूर्ण करते हैं तो आप अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को खुश रखें। कोई मूवी देख लें, है ना, कोई कुछ कर लें। मतलब आप जैसे कि कोई हल्का सा जो आपने जो लक्ष्य किया है उसे प्राप्त किया है, उसके लिए हम ये तय कर सकते हैं कि आज जैसे कि मेरा विगत 1 मंथ का ये सब्जेक्ट निकालना था, ये सब्जेक्ट पढ़ना था, या फिर मुझे मैथ्स पूरी पढ़नी है ना, या फिर मुझे रीजनिंग का ये चैप्टर लगाना है ना। तो ये हमारा छोटे छोटे लक्ष्य हैं। क्या सिलेक्शन नहीं होने पर निराशा होती है? सर, ये यथार्थ सत्य है, होती है कि निराशा होती है। रोने का मन करता है, बिल्कुल करता है सर। टूटते भी हैं। लेकिन अगर
रोने का मन करेगा, आप टूटेंगे, आपको निराशा होगी, ये यथार्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे आप बच नहीं सकते, इससे बच नहीं सकते, और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन यदि आप इसी में रह गए, इसके चपेट में आ गए, इसकी चपेट में आ गए, आपने अपने आप को एकत्रित नहीं किया है, तो फिर बस यही हाथ में, बाउंस बैक नहीं किया है हाँ, आपने। आपको फिर से इकट्ठा होना है, फिर से आगे की ओर बढ़ना है, कदम बढ़ाना है, फिर से शुरुआत करनी है। कैसे संभले निराशा से? सर निराशा से, जैसे कि मेरा मैं एक यथार्थ बताता हूँ कि मेरा 2020 जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें नहीं हुआ। उसके बाद में 2021 लगभग 40 दिन बाद मुख्य परीक्षा थी 2021 की। अब मैं रात भर थोड़ा सा, क्योंकि निराशा होती है, सबको होती है, क्योंकि अंतिम पड़ाव पे आप असफल हो जाते हैं, तो मुझे भी निराशा हुई। निराशा के साथ जो भी रोया गाया, जो भी है, जिस प्रकार से गम मिटाए जा सकते वो सभी प्रयास किए। इसके बाद में फिर मैं रात भर बैठा रहा, चिंतन करता रहा। फिर मैं सुबह उठा, क्योंकि 40 दिन बचे थे। फिर मैं सुबह उठा, लाइब्रेरी चला गया, पढ़ने चला गया। लोग बोल रहे हैं, सात्वना दे रहे यार हो जाना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं हुआ। मैं दुखी हूँ, लेकिन मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि दिखाऊंगा तो लोग और भी देखेंगे। तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया, मैं पढ़ने चला गया और कंटिन्यू फिर मैं पढ़ता रहा। फिर उसके साथ में जैसे कि कभी कभार बोरियत होती है, कभी बीच बीच में विचार आते हैं, तो मैं टाइम सेट किए हुए था कि मैं 5 से 6:30 तक क्रिकेट खेलने जाऊंगा। क्या बात है! मैं क्रिकेट खेलने डेली जाता था, मतलब खेलना ही है। क्योंकि उससे क्या होता था कि जैसे कि अब हम हैं, सुबह से आए हैं, 8-9 घंटे पढ़ लिए हैं, तो उसके बाद में 1-1.5 घंटे जो हमारे लाइब्रेरी के जो साथी थे उनके साथ में मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था। उसके बाद जो थका हारा आता, मतलब थोड़ा बहुत जो व्यायाम होता, उसके बाद जो कंसंट्रेशन होता था 3 घंटे का, वो अलग लेवल का होता था, आनंद आ जाता था। इस बहाने एंटरटेनमेंट भी हो गया, हाँ, शारीरिक व्यायाम भी हो गया, हाँ, और फिर पढ़ाई के लिए हम रिचार्ज हो गया, और थोड़ा तनाव भी कम हुआ। तनाव कम होता था, तनाव कम होता है। कोचिंग स्टडी, ऑनलाइन स्टडी और सेल्फ स्टडी, जी, इसका क्रम संतुलन कैसे निर्धारित करें हमारे साथी? सर मुझे तीनों के बारे में बताना है अपन को। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोचिंग संस्थान है, जो कि वर्तमान में जो हमारा जो छात्र और जो गुरु से संबंध होता था, उसकी बुनियाद जो थे वो शिक्षण संस्थान थे। उनमें एक निश्चित अनुशासन होता था, निश्चित एक, जैसे कि हम एक वातावरण में रहते हैं, हम एक, क्योंकि ये हम किसी के प्रति जवाबदेह होते हैं, और हम एक निश्चित वातावरण में रहते हैं, हम अपने सहयोगियों के साथ रहते हैं, एक टीम भावना जो वहाँ पे होती है, एक गुरु के प्रति सम्मान होता है और उनके प्रति, तो ये सब चीज़ें जो एक व्यक्तित्व निर्माण होता है, ये सम्मुख ही किया जा सकता है। मतलब एक जो व्यक्तित्व का निर्माण है, जैसे कि हम किसी विद्यालय में जाएं या ऑनलाइन पढ़ें, तो उसके मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि अगर आपको व्यक्तित्व निर्माण करना है तो वो एक सामाजिक रूप से ही आपका व्यक्तित्व निर्माण होगा। अंडरस्टैंडिंग कर लिया आपने, हाँ, आपने अपना व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया, आपको समझ हो गई जी। उसके बाद फिर क्या ऑनलाइन में अभ्यास के लिए जाना उपयुक्त है? हाँ सर, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि आप, जैसे कि आपका जो बुनियाद है वो बन गई, वो बन चुकी है, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, आपकी बुनियाद हो चुकी है, तो आप, जैसे कि आपको कुछ सिलेबस बचा है, आप या फिर तीव्र गति से रिकॉल करना चाहते हैं, तो फिर आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है जी, वो डायरेक्ट ऑनलाइन की चपेट में आकर के अपना क्या नुकसान कर रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि वो उस जीवन से वंचित होता है जो कि एक जो जहां से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। आप नॉलेज गेन कर लेंगे, लेकिन आप अपना व्यक्तित्व निर्माण नहीं कर पाएंगे, व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप 4 लोगों में बैठेंगे
जिस प्रकार से आप अपने सहयोगियों के साथ बैठेंगे, क्योंकि आप राज्य सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं या फिर मुख्य परीक्षा, तो आपको साक्षात्कार भी देना है या फिर आप कहीं और जाते हैं तो ये सब चीज़ें करनी है। तो आपका नॉलेज आप में है, लेकिन आप सामने प्रस्तुत ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ना तो कभी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की है, ना आप कभी कोई प्रतियोगिता में भाग लिया है, ना आपने कहीं जो है वो आपके समूह, क्योंकि अकेले में बैठना और सबके साथ बैठना और एक सदी हुई भाषा का संतुलन जो उपयोग करना, ये सब चीजें मैटर करती हैं। उसके बाद आती है सेल्फ स्टडी। जी सर। अब सेल्फ स्टडी भी 2 हिस्सों में बढ़ गई है सूरज जी। एक अपने रूम में पढ़ना जी, और एक लाइब्रेरी में पढ़ना जी। अब इन दोनों के पॉजिटिव पक्ष और नेगेटिव पक्ष दोनों पे हमें बात करनी है। जैसे कि अगर मैं अभी देखा जाए तो अगर लाइब्रेरी की स्वाध्ययन की बात करूं तो लाइब्रेरी में पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर आप जैसे कि घर में अकेले हैं, आप बोर होते हैं या फिर बहुत सारी चीजें, अगर हो सकता है आपके घर में ऐसा वातावरण नहीं है कि आप वहाँ पढ़ सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से लाइब्रेरी ज्वाइन करें। लेकिन यहाँ का कुछ साइड इफेक्ट ये है कि हम यहाँ आते हैं, फ्री का वाईफाई मिल रहा है, नेट है, हमारे 10-15 मित्र हैं, अलग अलग नए रोज नए मित्र बनते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब फिर हम नीचे खड़े मित्रों से फिर उसी चपेट में आ जाते हैं। 4 घंटे हम गप्पे मार रहे हैं, हम मोबाइल, पता चला कि वहाँ से वाईफाई बढ़िया है, नेट खर्च हो नहीं रहा है, मूवी डाउनलोड करके वहीं देख रहे हैं। तो आप स्वाध्ययन के लिए आए थे, आप यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन आप उसकी बजाय और सब कुछ कर रहे हैं। आप उसका दुरुपयोग जो है ना, जो समय का दुरुपयोग कर रहे हैं वहाँ पे। अगर आपने उसका सदुपयोग किया तो उससे भी लाभ है, लेकिन अगर आपने दुरुपयोग किया तो अगर आप उसका सदुपयोग करें, आप अपने ऐसे साथियों के साथ रहें जो कि बोल सकते हैं कि आपके साथ में ही उसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे संबंध बनाएं, उनके साथ में डाउट क्लियर करें, उनसे जो भी अगर आपसे कोई सवाल नहीं बन रहा तो उनसे पूछें। आप जैसे कि हम लोग थे 8-10 लोग थे, हमारा मुख्य परीक्षा के लिए हम जो आंसर राइटिंग करते थे, तो आंसर राइटिंग में एक दूसरे से मतलब चेक करवाते, एक दूसरे का देखते थे, प्रेजेंटेशन देखते थे, तो लगभग हम सभी में गुणात्मक परिवर्तन हुआ, क्योंकि हमने कुछ उनसे सीखा, उनने कुछ हमसे सीखा। तो ये एक लाइब्रेरी का सकारात्मक पहलू। बिल्कुल। और अगर आप इनका दुरुपयोग कहीं और करते हैं तो ये फिर नकारात्मक पहलू। और हर चीज में दोनों पक्ष होते हैं। आमतौर पर सफलता के सेलिब्रेशन की तैयारी की जाती है जी, पूर्व नियोजित भी होता है जी, कि हम इसमें सफल हो जाएंगे तो फिर ये करेंगे। असफलता के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म मतलब हमें ये लगना चाहिए कि मान लीजिए कि हम किसी भी सफलता के लिए प्रतियोगी परीक्षा में अगर हम बैठ रहे हैं तो हम अपना पूर्ण समय दें, पूरी मेहनत दें। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने भी लगातार न्यूज में देखा होगा, अखबारों में देखा होगा, सुर्खियाँ बनती हैं कि कोटा के इतने छात्रों ने आत्महत्या कर ली, भोपाल में इतने छात्रों ने आत्महत्या कर ली, या किसी और शहर में। वजह साफ रहती है कि अपेक्षित सफलता उनको नहीं मिल पाती। हो सकता है प्रयास उन्होंने अपने तरीके से पूरे किए हों। मेरा मतलब पक्ष इधर का था कि इन केस हमने खूब मेहनत की, अब हमारी उम्र या हमारी परिस्थितियां हमारे साथ में नहीं है और मुझे इच्छित सफलता नहीं मिली, उस असफलता की तैयारी के लिए हमें क्या माइंडसेट रखना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक परीक्षा आपका जीवन नहीं है, ना ही वो सफलता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सेट करें कि ये परीक्षा निकल जाती या फिर यूपीएससी ही मेरा जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो आप गलत हैं। सिर्फ एक परीक्षा की सफलता असफलता आपकी योग्यता का निर्धारित नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप उस परीक्षा के अनुरूप अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो, ये हो सकता है, लेकिन आप योग्य हैं या नहीं हैं इस चीज का निर्धारण करना थोड़ा मुश्किल बात है। और जैसे कि मेरे सामने ये होता था कि अब नहीं हुआ
तो क्या करेंगे। तो मैं मजाक में बोल देता था, जैसे कि मेरे पिताजी पूछे कि अब जैसे 19 में भी नहीं हुआ, 20 में भी नहीं हुआ, तो पूछते थे अब क्या करना है, कब तक पढ़ना है। मतलब सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन एक चिंता होती है, लेकिन एक जो माता पिता की चिंता होती और है, अपेक्षा होती है, उसकी अनुसार वो मतलब ये बोलते थे कि आगे कुछ सोचा है क्या। तो मैं मजाक में बोलता था, आ जाऊंगा ना, आपने जो भैंस बांध रखी है उन्हीं को लगाऊंगा। ये है आत्मविश्वास, ये है कॉन्फिडेंस। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत सर हो गया, ठीक है, हमने सफलता की थी। और अगर आप असफल भी होते हैं तो आप यकीन मानिए, तो आप तो जीवन यापन कर ही रहे हो, आप जीवन यापन करेंगे और आप उन सभी लोगों से योग्य होंगे हाँ। जो आपके सराउंडिंग हैं, क्योंकि आपने यथावत अध्ययन किया है, आपके व्यवहारिक आप प्रक्रिया से गए हैं, आप वाइल्ड कार्ड एंट्री और पायलट लैंडिंग नहीं किए हो। आप सीधी सी बात यह है कि आप सिलेक्शन हो अथवा ना हो, लेकिन आपके व्यक्तित्व का निर्माण बखूबी हो जाता है। ये बहुत भी महत्वपूर्ण। विकल्प के विषय में आपकी क्या राय है? आयोग की तैयारी करते समय दूसरे विकल्प भी इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि विकल्प रखना कोई बुरी बात नहीं। हाँ। जैसे कि राज्य सेवा परीक्षा एक बड़ी परीक्षा है, कई 3 चरणों की परीक्षा है। कई लोग सफल होते हैं, कई लोग असफल होते हैं, और असफल होने वालों की संख्या अधिक होती है तुलनात्मक रूप से। काफी प्रतिशत काफी कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप विकल्प रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ राज्य सेवा परीक्षा ऐसा नहीं है कि हम जो देश सेवा है, जो समाज सेवा है, इसी के माध्यम से कर सकते हैं। हम अन्य कई सेवाएं हैं, कई सर्विसेज हैं, उनके माध्यम से भी हम गुणवत्तापूर्ण और काफ़ी अच्छी जगह पहुंच के हम अपने सपने साकार कर सकते हैं। चलिए, हम अंतिम पड़ाव पर हैं सूरज जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत बेबाकी से इन तमाम प्रश्नों का जवाब दिया, और इससे लाभ मिलेगा आपके मित्रों को, जो आपके पीछे के मित्र हैं। तो नई जनरेशन को लाभ मिलेगा। बदले हुए सिलेबस के बारे में थोड़ी बात कर लें कि अभी जो नया तात्कालिक सिलेबस चेंज हुआ है उसमें कितने नंबर का प्री है, कितने नंबर का मेंस है और कितने नंबर का इंटरव्यू है, और कितने सेगमेंट में बांटा गया है उनको, है ना, कितने नंबर के प्रश्न है, कितने समय में करना है, इस पर अपन 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। जो कि वर्तमान सिलेबस है, जो कि विगत जो 2000 जो अभी वर्तमान में जो पीएससी होने वाली है उससे लागू किया गया है, उसमें जो सिलेबस है वो ओवरऑल पूर्णांक 1685 का कर दिया गया है। हाँ, पहले ये कितना होता था? पहले 1575 का होता था। उस 1575 में 1400 नंबर का जीएस के पेपर होते थे, मुख्य परीक्षा होती थी, 175 का साक्षात्कार होता था। तो उसमें ऑन एवरेज साक्षात्कार में कितना ला लेते थे तो ठीक हो जाता था? साक्षात्कार में कोई एक लिमिट है नहीं, लेकिन फिर भी एक माइंडसेट में, लेकिन ऑन एवरेज हम 100 से 130 के बीच में अच्छा अंक माना। आपके तो 140 आए हैं, आप बता रहे थे, और ये बहुत अच्छे अंक माने जाते हैं। मतलब आपका साक्षात्कार बहुत उत्तम गया होगा, तब जाकर के 140 नंबर आपको मिले। तो ये भी बड़ी बात है। दूसरा, एडी में आपका जो रैंक आया है वो कौन सा रैंक आया है? सर 11th रैंक है। 11th रैंक है एडी में आपका। और डिप्टी कलेक्टर में भी आपका एक वेटिंग है। जी सर। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपका वही वाला वेटिंग क्लियर हो जाए ज्वाइनिंग से पहले, तो ज़्यादा अच्छी बात है। खैर, अब मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बात कर रहे थे। हाँ सर, जैसे कि मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस है वो उसे 6 विषयों में बांटा गया है। हाँ। और जो कि 4 जो विषय हैं वो सामान्य अध्ययन के हैं, जिसमें प्रत्येक का पूर्णांक 300 नंबर निर्धारित किया गया है। हाँ। इसके बाद में 200 नंबर का जो है वो हिंदी है, और 100 नंबर का ये है, तो टोटल करके 1500 नंबर का ये हो गया आपका मुख्य परीक्षा का लिखित का हो जाता है। और सर 185 जो है वो साक्षात्कार अंक है। अब इसमें अगर आप 60% नंबर ला लेते हैं तो टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं। सर। और जनरली यही देखा गया है, एनालिसिस करते हैं हम लोग, तो 54-55% से सिलेक्शन शुरू हो जाता है और 60% वाला टॉपर हो जाता है। 60 से 65 जो है वो टॉप एवरेज, वो टॉप में चले जाते हैं। 55 से 65 के बीच का जो रेंज है, इसमें आप सिलेक्शन और टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। तो ये है आपका सिलेबस, और आप
जाते जाते अपने वर्क प्रोफाइल के बारे में बता दें। एडी क्या है, इसकी क्या कार्य प्रणाली है जी। और आप क्या बनेंगे भविष्य में? जैसे कि मैं वर्तमान में सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के रूप में कार्य करूंगा। और चूंकि यह सहायक संचालक जो होता है एक जिले में जो जिला शिक्षा अधिकारी होता है, हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन मतलब ये पद होता है। और इसमें सभी स्कूलों की निरीक्षण करना, उनकी शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाना और उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी जो भी आवश्यकताएं और हैं। अनुभव के बाद जो आपका अगला प्रमोशन हाँ, होगा वो जिला शिक्षा अधिकारी का ही होगा, के रूप में ही होगा। तो ये बड़ी बात थी। ये थे हमारे साथ सूरज भान जी, जिन्होंने अथक मेहनत करके और बिना निराश हुए, निराश होना स्वाभाविक है लेकिन उस निराशा से अपने आप को उबार करके और दोबारा पुनः नए सिरे से तैयारी करके और अपनी तीसरे ही प्रयास में एडी का पद हासिल किया है और आप लोगों के बीच से निकले हैं। काफ़ी सामान्य परिवार से निकले हैं, पिताजी किसान रहे हैं, किसानी करते हुए ऐसे सपने पालना, भोपाल जैसे शहर में सर्वाइव करना और अपने सपनों को साकार करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि आज के साक्षात्कार से आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर किसी ऐसे रियल अचीवर के साथ एक रियल टॉकिंग करने में ललित व्यास पांडे फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप अपना रखिए खूब ख्याल, खूब पढ़िए, खूब मौज करिए और खूब मस्त रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।